नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 भूगोल विषय के कक्षा 12 के पेपर की। इसमें जो प्रश्न एक दे रखा है वैकल्पिक प्रश्न है। आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है, तो विकल्प ए की बात करते हैं, संसाधन भूगोल, सैन्य भूगोल, चिकित्सा भूगोल, लिंग भूगोल। तो यहाँ पर आर्थिक भूगोल का जो उपक्षेत्र होगा वो संसाधन भूगोल या रिसोर्स, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स हो जाएगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक युग्म हैं, तो इसमें पहला विकल्प है या खनिज और नगरीकरण, भू-आकृति औद्योगिकरण, जलवायु व भू-आकृति, मृदा नगरीकरण। तो इसमें जो खनिज व नगरीकरण हैं, ये जनसंख्या वितरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला एक आर्थिक कारण है या कारक है। इसके साथ हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, उच्च साक्षरता स्तर किसका सूचक है? तो इसमें जो विकल्प ए दे रखा है, लिंग संगठन, ब है आयु संरचना, स है व्यावसायिक संरचना, और दे जो ऑप्शन दे रखा है सामाजिक आर्थिक स्तर। तो इसका जो विकल्प दे है ये सही हो जाएगा। उच्च साक्षरता स्तर है हमेशा सामाजिक और आर्थिक स्तर को दर्शाता है। आगे हम प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं, मानव विकास की अवधारणा किसने दी है? तो मानव विकास की जो अवधारणा है वो डॉक्टर महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के थे, और इनके साथ हमारे भारत के प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इन दोनों ने मिलकर के लगभग 1992 के आसपास मानव विकास अवधारणा को इन्होंने प्रस्तुत किया था। आगे बात करते हैं 5वें प्रश्न की, फल प्रसंस्करण एवं मिष्ठान हैं, तो खनिज आधारित उद्योग भी नहीं होगा, रसायन आधारित उद्योग भी नहीं होगा, और पशु आधारित उद्योग भी आपका नहीं होगा, लेकिन भोजन प्रसंस्करण उद्योग जरूर हो जाएगा। अगर आप फल से संबंधित कोई दुकान लगा रहे हैं या मिष्ठान से संबंधित कोई दुकान है, आपका उद्योग है, तो वो आपका भोजन प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं 6ठे प्रश्न की। तो इसमें कहा गया है, भारतीय नदियों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भारतीय जो नदियां हैं उसके अंदर जो प्रदूषण का सबसे बड़ा अगर स्रोत माना जाता है तो वो विषैली धातुएं हैं। आगे हम बात करते हैं, इंदिरा गांधी नहर संकल्पना किसने दी है? तो इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी नहर संकल्पना आपकी 1937 के आसपास महाराजा गंगा सिंह के समय कंवर सेन ने दी थी। आगे बात करते हैं 8वें प्रश्न की, राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो इसमें हर हर गंगे भी नहीं होगा, गंगा ग्राम कार्यक्रम भी नहीं होगा, और गंगा बचाओ कार्यक्रम भी नहीं होगा, जबकि नमामि गंगे के तहत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका शुरुआत की गई है, और ये राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। आगे अगर हम प्रश्न देखते हैं, जो प्रश्न है आपका 9वां प्रश्न, कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है? तो कौन सा प्रदूषण जो है स्थान विशिष्ट होता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है, तो ये इसमें थोड़ा डाउट है, मैं इस पर श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो आपका ध्वनि प्रदूषण होना चाहिए, लेकिन महासागरीय प्रदूषण भी हो सकता है। आगे हम बात करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें डॉट डॉट दे रखा है कि कृषि भूमध्य क्षेत्र की भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र की विशेषता है। तो ये खट्टे फलों की जो कृषि है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है, और भूमध्य सागर के आसपास क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसे CS सिंबल से प्रदर्शित भी किया जाता है। और यहाँ की जो कृषि है उसके खास बात है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खट्टे फल जो है बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। आगे बात करते हैं, परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में भाप का इंजन जेम्स वाट के द्वारा जो भाप के इंजन
का आविष्कार कर दिया था। इसके बाद हमारा जो परिवहन संचार की जो क्रांति है उसके अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में वृद्धि हुई थी और इसी के साथ रेलगाड़ी की शुरुआत भी की गई। तालाब के चारों ओर विकसित बस्ती प्रतिरूप को वृत्ताकार प्रतिरूप कहा जाता है। ये हालांकि छूट गया है, मैं कर नहीं पाया इसे अभी, तो इसे नोट कर लें आप। तालाब के चारों ओर विकसित बस्ती का जो प्रतिरूप है वो वृत्ताकार प्रतिरूप कहलाएगा, चाहे तालाब है चाहे झील है, और उसके चारों तरफ जो घरों की एक बसावट है या नगरों की बसावट है वो आपकी क्या कहलाएगी, या गांव की बसावट है वो आपकी वृत्ताकार प्रतिरूप कहलाएगी। देश की पहली सफल आधुनिक मिल की स्थापना की अगर हम बात करें तो देश की पहली सफल मिल है वो मुंबई के अंदर 1854 में कवासजी डाबर के द्वारा स्थापित की गई है। इससे पहले भी एक मिल फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन वो सक्सेस नहीं रही। तो सफल अगर मानी जाती है तो वो मुंबई में मानी जाती है। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है, वाक्य की कौन सी विचारधारा से संबंधित है? तो प्रकृति अवसर प्रदान करेगी और मानव क्या करेगा, उनमें उनका उपयोग करके उसमें आमूलचूल परिवर्तन करेगा। ये संभववाद की विचारधारा है और संभववाद की विचारधारा फ्रांस से निकली हुई विचारधारा है और इसमें कहा जाता है कि मानव जो है वो प्रकृति का गुलाम नहीं है और वो प्रकृति के द्वारा दिए गए अवसरों में उनकी उपयोगिता को ढूंढ करके उसमें आमूलचूल परिवर्तन करता है। आगे बात करते हैं यूएनडीपी, और यूएनडीपी जो है आपकी मानव विकास रिपोर्ट से संबंधित है और यूएनडीपी एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसकी स्थापना की बात करें तो 22 नवंबर 1965 की स्थापना की गई। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। और दूसरा जो प्रश्न है, तीसरा इसके अंदर दो प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखिए। तो जंगल से लकड़ी काटना और आखेट, जंगल से लकड़ी काटना और आपका आखेट यानी शिकार करना पौराणिक संसाधनों के माध्यम से क्या कहलाएगा आपका, दोनों जो हैं आपकी प्राथमिक क्रियाएं हैं। हरियाली क्या है, तो हरियाली एक योजना है जो 2003 में शुरू की गई और ये जल प्रबंधन या जल को संग्रह करने, गांव में जल को संग्रह करने की एक योजना थी। आगे बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है वो आपकी क्या कहलाएगी, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। और जनसंख्या घनत्व को अगर आपको निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला लगता है, जनघनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। आगे बात करते हैं, मानव विकास के 2 उपागम बताइए। तो मानव विकास के 4 उपागम है मुख्य रूप से, उनमें 2 की बात करें तो आय का उपागम है और क्षमता का उपागम है। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की 2 विशेषता होगी कि सबसे ज़्यादा वो मशीनीकृत होगा, है ना। जो आधुनिक तौर पर सबसे बड़े विनिर्माण उद्योग की अगर हम बड़ी विशेषता देखें तो मशीनीकरण होगा और प्रौद्योगिकी उसके अंदर क्या होगा, नवाचार होगा या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होगा। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की, स्वच्छंद उद्योग क्या है। और स्वच्छंद उद्योग जो हैं आपका फुटलूस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं और कच्चे माल की कमी पर निर्भर नहीं होते हैं, क्योंकि ये उद्योग जो होगा इसके बहुत छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं वो किसी एक स्थान पर स्थित या मौजूद नहीं होते हैं, वो कलेक्ट करके उस पूरे जो प्रोडक्ट है उसको एक आकार दिया जाता है, तो उसकी कमी या बढ़ोतरी पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या उस पर निर्भर नहीं रहते हैं। और ये जो स्वच्छंद उद्योग है या फुटलूस उद्योग है, ये विश्व का सबसे बड़ा फुटलूस उद्योग का केंद्र माना जाता है स्विट्जरलैंड के अंदर, और वो है आपका घड़ी का उद्योग। वृहद ट्रंक मार्ग पर संक्षेप टिप्पणी कीजिए। और बिग ट्रंक राउट की अगर हम बात करें तो ये पश्चिमी यूरोप जो आपका विकसित कंट्रीज़ हैं इसके सारी, और पूर्वी आपका उत्तरी अमेरिका है, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है या इन दोनों को जोड़ने का एक अटलांटिक महासागर में महासागरीय मार्ग है जो व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी सुदृढ़ है, इसीलिए इसे वृहद ट्रंक के नाम से जाना जाता है। आगे, यदि आपको नगरीय विकास मंत्री बना दिया जाए तो नगरों की पर्यावरण संबंधी व्यवस्थाओं कैसे दूर करेंगे, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसमें उन चीज़ों को आपको लिखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान महिला शिक्षा और नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। प्रवास की धाराएं, प्रवास की 2 धाराएं होती हैं, एक उत्प्रवास और एक आप्रवास। उत्प्रवास यानी कि
भारत या किसी भी देश से बाह्य देशों की ओर प्रवास करना। आप्रवास बाह्य देशों से भारत या जो देश है उस देश में प्रवास करना। आगे बात की है इन्होंने गैरीशन नगर को परिभाषित कीजिए। गैरीशन नगर जो होते हैं मुख्य रूप से छावनी नगर होते हैं और जहाँ पर सैनिक टुकड़ियों का पड़ाव होता है। ऊर्जा, जैव ऊर्जा की संक्षेप व्याख्या कीजिए। चावल, सरसों के डंठल या पेड़ पौधे व गोबर आदि से जो उत्पन्न ऊर्जा होगी उसी को आप है ना बायोमास या जैव ऊर्जा कहेंगे। सतत पोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो 1987 में ब्रंटलैंड जो कमीशन था उन्होंने सतत पोषणीय विकास पर ज़्यादा फोकस किया था। और सतत पोषणीय विकास इस बात पर ज़्यादा जोर देता है कि जो हमारे प्रकृति के अंदर जितने भी खनिज संसाधन हैं या अमूल्य धरोहर हैं, ये पूरी प्रकृति हमारी, उसका उपयोग हम भावी पीढ़ियों को ध्यान में रख करके जितनी ज़रूरत है उतना करें, यही दर्शाता है सतत पोषणीय विकास। हवाई परिवहन की क्या विशेषताएं और महत्व हैं, तो इसके बारे में लिखना था। निपटाए गए नौभार के अनुसार पतनों के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो भारत के अंदर हम लगभग 9 पतन हैं मुख्य रूप से, उन पर हमें फोकस करना लिखना था। एक उद्योगपति चीनी उद्योग को गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट स्थापित करता है, इसका कारण बताइए। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक उद्योगपति इसलिए चीनी उद्योग को गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट स्थापित करता है क्योंकि गन्ना जो होता है बहुत, अगर वहाँ की जलवायु अगर शुष्क होगी तो जो गन्ने के अंदर जो रस की मात्रा होती है, या ऐसा कह सकते हैं हम कि शर्करा की जो मात्रा होती है ना, वो क्या होती है, कम हो जाती है जब उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उससे उस वजह से भी जो गन्ना या चीनी उद्योग है उसको गन्ना उत्पादक क्षेत्रों पर के पास स्थापित किया जाता है। दूसरा, भार परिवहन का एक अतिरिक्त भार भी इसके अंदर जाता है, इसलिए भी चीनी उद्योग को अक्सर गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में ही स्थापित किया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा इस पर प्रभाव पड़ता है कि वहाँ की जलवायु, जहाँ पर गन्ना उत्पादित हो रहा है या जहाँ पर गन्ना की फसल बोई गई है वह क्षेत्र हमेशा आर्द्र जलवायु से संबंधित होगा, है ना। उनकी जो पर्यावरणीय स्थिति है या ये पूरा वायुमंडल है उसमें क्या होगा कि नमी की मात्रा होगी या आर्द्र जलवायु होगी। इस कारण वहाँ पर जो गन्ना है वो गन्ना के अंदर जो रस की मात्रा है वो सूखने में या उसके अंदर जो शर्करा की जो मात्रा है उसके कम होने में कहीं ना कहीं आपकी कमी जो है बिल्कुल भी नहीं हो पाती है, इसीलिए उन्हें हमेशा गन्ना उत्पादक क्षेत्र में ही स्थापित किया जाता है। इसको आपको लिखना था। निर्माण में रखरखाव के उद्देश्य से किया गया सड़कों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। निर्माण और रखरखाव के हिसाब से हमने कई प्रकार की सड़कें पढ़ी हैं और इसमें मुख्य रूप से देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नेशनल हाईवे हो जाएगा, और आपका राज्य राजमार्ग संख्या है ना, यानी स्टेट हाईवे हो जाएगा। जिला सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कें हैं। तो इस प्रकार से इन पे आपको वर्गीकरण प्रस्तुत करना था। आगे है पर्यटन के लाभ बताते हुए पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करनी थी। अगर ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके साथ व्यापारिक केंद्र क्या है, ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र में आपको संक्षेप में बताना था। आगे बात करते हैं 20वें प्रश्न की, और इसमें कह रहा है कि भारत में चावल की कृषि का महत्वपूर्ण कृषि का वर्णन निम्न बिंदु के आधार पर आपको करना है। तो फसल का परिचय, फसल को अगर हम मुख्य रूप से देखा जाए तो ये उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का पौधा है चावल। और इस फसल की जो बुआई है आपकी खरीफ ऋतु की फसल है, तो इसकी बुआई जुलाई अगस्त में कर दी जाती है। कई कई जगह पर इसे 12 महीने भी बोया जाता है। दूसरी बात करें कि इसके जलवायु, अगर हम तापमान को मोटे तौर पर देखें तो ये खरीफ ऋतु की फसल होने के कारण इसका तापमान हमेशा 20 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर पाई जाती है तक आवश्यकता होती है। और मिट्टी जो है हमेशा जलोढ़ मिट्टी हमेशा इसके लिए बहुत काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होती है या इसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। उत्पादक क्षेत्रों की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में भी चावल उत्पादित किया जाता है, ओडिशा, असम और छत्तीसगढ़ में किया जाता है। आगे हम बात करते हैं, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित हवाई पत्तनों को अंकित कीजिए। तो यहाँ पर मुंबई दे रखा है, बिल्कुल भारत के ये जस्ट गुजरात के नीचे आपका अरब सागर के पास ही मुंबई पतन हो जाएगा। दूसरी दे रखा है न्यूयॉर्क जो है आपका
संयुक्त राज्य अमेरिका का ही एक राज्य है न्यूयॉर्क। और आगे बात करते हैं सिडनी। सिडनी ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर स्थित एक पतन है। और आगे हम बात कर रहे हैं केप टाउन। केप टाउन, जी हाँ, ये केप टाउन दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अफ्रीका का दक्षिणी भाग पर स्थित ये बंदरगाह है केप टाउन। ये इस प्रकार से आपके संसार के जो चारों पॉइंट्स जो यहाँ पर आए हैं उनको किया है हमने। मुंबई पतन मुंबई के अंदर, न्यूयॉर्क आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश हैं उसमें न्यूयॉर्क आपका इस तरफ हो जाएगा, है ना। और सिडनी हो गया, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में हो गया। आगे बात करते हैं भारत के अंदर दिए गए मानचित्र में लोएस खानों को अंकित करना था, तो रत्नागिरी आपकी महाराष्ट्र में हो जाएगी। बेलारी कर्नाटक के अंदर है आपकी, इसके थोड़ा नीचे हो जाएगी। दुर्ग जो है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। और बेलाडीला है, ये लोहा की खान है, एशिया की सबसे बड़ी खान मानी जाती है, और ये भी आपकी छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसी के साथ ये इस कुछ प्रश्नों का अपन ने यहाँ पर हल किया है। आपको वीडियो कैसी लगी और आपने कौन कौन से प्रश्न किस टाइप से आपने जवाब दिए, आप इन्हें भी कमेंट में लिखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद।